नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोग को फिजिक्स के 65 से 70 प्रश्न आज आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जियोग्राफी, इसके भी मैंने एमसीक्यू हमारे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि साइंस के मैंने और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। साथ ही साथ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको प्रोवाइड किए हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, निश्चित ही आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलो आज के इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। एक उपकरण क्या है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करता है? ऑप्शन है पहला एमीटर, दूसरा मोटर, तीसरा जनित्र और चौथा गैल्वेनोमीटर। बताना है एक उपकरण क्या है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? जनित्र हो जाएगा। जनित्र क्या करता है? जनित्र आपका यांत्रिक ऊर्जा को, जनित्र क्या करता है जी? जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ मोटर, तो मोटर क्या करता है? ये आपका विद्युत ऊर्जा को, ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अमीटर का, किसका बात करता हूँ मैं? अमीटर का। तो अमीटर क्या करता है? ये आपका विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है, अर्थात विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक उपकरण क्या है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर आपका जनित्र हो जाएगा। जनित्र क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अमीटर का अगर मैं काम बताऊं तो वो क्या करता है जी? विद्युत धारा को मापता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जनित्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीसी श्रेणी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी श्रेणी परिपथ के लिए कौन सा सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जब कई विद्युत घटकों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ के सभी घटकों के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होती है। पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। जब कई विद्युत घटकों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ के सभी घटकों के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक श्रेणी परिपथ में लागू वोल्टेज प्रत्येक घटक में वोल्टेज बूंदों के कुल योग के बराबर होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अलग अलग घटकों में वोल्टेज पाथ इसके प्रतिरोध मूल्य के सीधे अनुपातिक है, तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, कुल परिपथ धारा समानांतर में जुड़े अलग अलग घटकों से गुजरने वाली धाराओं का अंकगणितीय योग है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? देखो, कुल परिपथ धारा समानांतर में जुड़े अलग अलग घटकों से गुजरने वाली धाराओं का अंकगणितीय योग है बोला जा रहा है। यही वाला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है? हमारा सही हो जाएगा। तो एक डीसी श्रेणी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है, तो चौथा वाला स्टेटमेंट हमारा सत्य नहीं है। अब अगर मैं परिपथ की बात करूँ, परिपथ किसे कहते हैं? तो परिपथ एक ऐसा बंद पाथ होता है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, डैश परिपथ के घटक उभयनिष्ठ बिंदुओं से संयोजित होकर बहुल पथ बनाते हैं। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, विद्युत या श्रेणी समानांतर क्रम। तो डैश परिपथ के घटक उभयनिष्ठ बिंदुओं से संयोजित होकर बहुल पथ बनाते हैं, तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम। ठीक है, तो जो समानांतर क्रम परिपथ के जो घटक है वो उभयनिष्ठ बिंदुओं से संयोजित होकर बहुल पथ बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जस्ट मैंने बताया परिपथ क्या होता है, तो परिपथ एक ऐसा बंद पाथ होता है जिसके माध्यम से विद्युत क्या होता है जी? आपका प्रवाहित होता है। ठीक है, और समानांतर क्रम परिपथ में घटक बहुल पथों से संयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा समानांतर क्रम हो जाएगा। तो समानांतर क्रम परिपथ के घटक उभयनिष्ठ बिंदुओं से संयोजित होकर बहुल पथ का निर्माण करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा आज आप लोग को क्वेश्चंस का लेवल हाई देखने को मिलेगा। जरूरी भी है, इस तरह के से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है तो उसका उद्देश्य क्या है? पहला, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। दूसरा, परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए। तीसरा, विद्युत परिपथ को बंद करने या खोलने के लिए। और चौथा, विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाना होता है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फ्यूज का, तो फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ को अति प्रवाह सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्यूज तार का बात करूँ तो फ्यूज तार है ना आपका लेड और टीन मिश्र धातु से बना होता है। जो फ्यूज तार होता है जी, फ्यूज तार है, फ्यूज तार आपका लेड और टीन, ठीक है, लेड और आपका टीन मिश्र धातु का बना होता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाना होता है। और जो फ्यूज तार है वो किसका बना होता है? लेड और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता क्या होगी? जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता क्या होगी? न्यूनतम होगी, अधिकतम होगी, 1 होगा या 0 होगा? इसका सही आंसर आपका अधिकतम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जब आपका अधिकतम हो जाएगा। विद्युत परिपथ में वोल्टता अधिकतम होती है, जबकि लघु परिपथ में जो धारा है ना वो अधिकतम होता है, ठीक है। यहाँ पास क्या देखो, जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता क्या होगी, ठीक है। जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता क्या होगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ में होगा तो वोल्ट क्या होगा? आपका अधिकतम होगा। और यदि कोई आपका विद्युत परिपथ है लघु परिपथ में होगा तो उस कंडीशन में धारा अधिकतम होता है, ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए आधारभूत नियम कौन सा है? आइंस्टीन का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, किरचॉफ का नियम या फैराडे का नियम? तो विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए आधारभूत नियम कौन सा है? आपका किरचॉफ का नियम। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? विद्युत परिपथ में धारा और विभव का ये क्या करता है? अध्ययन करता है। जो किरचॉफ का नियम ये क्या करता है जी? आपका विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में आपका किरचॉफ का नियम विद्युत परिपथ में ना किसका किसका आपका धारा और विभव का अध्ययन करता है, ठीक है। धारा और विभव का क्या करता है? आपका अध्ययन करता है। तो विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए आधारभूत नियम कौन सा? आपका किरचॉफ का नियम, जो कि विद्युत परिपथ में धारा और विभव का क्या करता है? अध्ययन करता है। विद्युत परिपथ का विश्लेषण करने के लिए आधारभूत नियम वही हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किसका उपयोग परिपथ को तोड़ने या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर देखो ऑप्शन है बल्ब, सेल, स्विच या तार। बताना है इनमें से किसका उपयोग परिपथ को तोड़ने या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर आपका स्विच हो जाएगा। स्विच एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। जब स्विच चालू की स्थिति में होता है ना तब परिपथ के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, और जब स्विच है बंद की स्थिति में होता है तब परिपथ के माध्यम से धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होता है। तो इनमें से किसका उपयोग परिपथ को तोड़ने या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर आपका स्विच हो जाएगा। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है, और इसको R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध का प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने, सिग्नल स्तर को समायोजित करने और वोल्टेज को विभाजित करने के लिए किया जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भाग नहीं है? स्विच बोर्ड, रेसिस्टर और आपका कैपेसिटर। बताना है आपको कौन सा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का भाग नहीं है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जो, ठीक है। चलो, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मामापी, सोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या दाब मापी। बताना है विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटी धारा और वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाने या
उनके परिणाम को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत स्थैतिक बल, चुंबकीय बल या आपका विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो बताना है दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। ठीक है, तो वह बल जो उसमें मौजूद आवेश के कारण दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है उसे विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। वह बल जो उसमें उपस्थित आवेश के कारण दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है उसको विद्युत स्थैतिक बल के नाम से जाना जाता है। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विद्युत स्थैतिक बल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई के मान की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है। जबरदस्त प्रश्न है ना। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जिसको ई से डिनोट करते हैं उसके मान की गणना किसका उपयोग करके की जा सकती है? ऑप्शन है पहला किरचॉफ का नियम, दूसरा कूलाम्ब का नियम, तीसरा लेंज का नियम या चौथा ओम का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कूलाम्ब का नियम। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कूलाम्ब के नियम द्वारा परिकल्पित किया जा सकता है। यह आपको ध्यान रखना है, परिकल्पित किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका कूलम्ब का नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रेरित संभावित अंतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार करें। आपका ए दिया गया है, एक चुंबक अपने उत्तरी ध्रुव के साथ एक स्थिर कुंडली की ओर 1 मीटर या पर सेकंड की गति से घूम रहा है। और बी बोलता है वही चुंबक अपने दक्षिणी ध्रुव के साथ उसी स्थिर कुंडली की ओर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। तो प्रेरित विभवांतर खाली स्थान परिणाम के हैं और उपरोक्त दो मामलों में चिन्ह खाली स्थान है। तो ये जो खाली स्थान या ब्लैंक है इसके स्थान पर क्या आंसर आएगा बताना है। दो कंडीशन दे दिया गया है। पहला है एक चुंबक अपने उत्तरी ध्रुव के साथ एक स्थिर कुंडली की ओर 1 मीटर पर सेकंड की गति से घूम रहा है। और दूसरा वही चुंबक अपने दक्षिणी ध्रुव के साथ उसी स्थिर कुंडली की ओर 1 मीटर पर सेकंड की गति से घूम रहा है। प्रेरित विभवांतर ये आपका डैश की जगह क्या आएगा ये बताना है। और उपरोक्त दो मामलों में चिन्ह क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है समान समान, दूसरा समान विपरीत, तीसरा भिन्न विपरीत और चौथा भिन्न और समान। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका समान विपरीत। ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर क्या होगा? समान परिमाण का होगा। ठीक है, समान परिमाण का। और उपरोक्त दोनों मामलों में जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? आपका विपरीत होगा। उपरोक्त दोनों मामलों में चिन्ह क्या हो जाएगा? आपका विपरीत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका समान और विपरीत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आज का जी। चलो आगे बढ़ते हैं। जल पंप में ऊर्जा का रूपांतरण कौन से ऊर्जा से कौन से ऊर्जा में होता है? प्रकाश, विद्युत, विद्युत ऊष्मा, विद्युत यांत्रिक या यांत्रिक विद्युत। सभी को पता है भाई जल पंप में जो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है कौन से ऊर्जा से कौन से ऊर्जा में होता है? तो विद्युत ऊर्जा से आपका यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से आपका यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल पंप में ऊर्जा रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत अभिभाव एक खाली स्थान क्षेत्र है और इसका घनत्व तो एक खाली स्थान क्षेत्र है। बताना है विद्युत अभिवाह कौन सा क्षेत्र है और इसका घनत्व कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन है सदिश सदिश, अदिश सदिश, सदिश अदिश या अदिश अदिश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अभिवाह। ये आपका एक अदिश है ना। विद्युत अभिवाह एक अदिश क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अदिश क्षेत्र है। जबकि इसका जो घनत्व है ये आपका एक सदिश क्षेत्र है। इसका जो घनत्व क्या है? आपका एक सदिश क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा अदिश राशि और सदिश राशि वे राशि है जिसमें आपका दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है ना। दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। इसको सदिश राशि कहा जाता है। लेकिन ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण बस होता है, दिशा नहीं होता, उसको आपका अदिश राशि कहते हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा। तो विद्युत अभिवाह एक अदिश क्षेत्र है और इसका जो घनत्व एक सदिश क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल कब बढ़ता है? पहला, जब वे एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं और उनके बीच माध्यम का पारद्विक स्थिरांक कम होता है। दूसरा, जब वे एक दूसरे से कम दूर होते हैं और उसके बीच माध्यम का पारद्विक स्थिरांक कम होता है। तीसरा, जब वे एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं और उसके बीच माध्यम का पारद्विक स्थिरांक बढ़ता है। और चौथा, जब वे एक दूसरे से कम दूर होते हैं और उसके बीच माध्यम का पार विद्युतिक स्थिरांक बढ़ता है। ये चार ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब वे एक दूसरे से कम दूर होते हैं और उनके बीच माध्यम का पार विद्युतिक स्थिरांक कम होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब वे एक दूसरे से कम दूर होते हैं और उनके बीच माध्यम का पार विद्युतिक स्थिरांक क्या होता है? आपका कम होता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है जी आपका? ये आपका पार विद्युतिक स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, पार विद्युतिक
पार विद्युतिक स्थिरांक है ना, ये आपको समझ लेना है। तो क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल कब बढ़ता है, तो जब वे एक दूसरे से कम दूर होते हैं और उनके बीच माध्यम का पार विद्युतिक स्थिरांक क्या होता है आपका, कम होता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोनार को परिभाषित करता है। साउंड, नॉटिकल, रेंजिंग, ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग, सुपर नॉटिकल रेंज और साउंड नाविज रे। तो साउंड ध्वनि जो आपका सोनार है, सोनार को कौन सा आपका परिभाषित करता है, ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ध्वनि, नेविगेशन और आपका रेंजिंग हो जाएगा। इसका उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे वस्तुओं का निरीक्षण, संचार या पता लगाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोनार को परिभाषित करता है, ध्वनि, नेविगेशन और आपका रेंजिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संगीत में नोट शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है, पहला किसी ध्वनि की सापेक्ष अवधि और स्वरमान, दूसरा किसी ध्वनि की प्रबलता और मृदुता, तीसरा दो ध्वनियों के बीच अंतराल की आवृत्ति और चौथा संगीत की एक शैली या स्कूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका देखो, संगीत में नोट शब्द का प्रयोग आमतौर पर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी ध्वनि की सापेक्ष अवधि और स्वरमान। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी ध्वनि की सापेक्ष अवधि और स्वरमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। संगीत में नोट शब्द किसी संगीत ध्वनि का स्वरमान और उसका अवधि को क्या करता है, दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु एक दूसरे के साथ संचार में अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हुए संवाद करता है। कौन सा जो आपका पशु है वो एक दूसरे के साथ संचार में अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हुए संवाद करता है। हाथी, चमगादड़, कबूतर या व्हेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये चार आपका पशुओं के नाम दिए गए, बताना है कि कौन सा पशु एक दूसरे के साथ संचार में अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाथी भी हो जाएगा, कबूतर भी हो जाएगा, आपका वेल भी हो जाएगा। चमगादड़ तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है। ठीक है, इसका सही आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4। जबकि चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर किसको संदर्भित करता है। अवांछित संकेत जो संदेश संकेतों के संचरण और प्रसंस्करण को बाधित करते हैं। दूसरा, तेज संगीत कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा, सुनने की अनुभूति जो श्रव्य नहीं है। चौथा, अवांछित सनसनी जो संदेशों को परेशान करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर किसको संदर्भित करता है, तो अवांछित संकेत जो संदेश संकेतों के संचरण और प्रसंस्करण को बाधित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवांछित संकेत जो संदेश संकेतों के संचरण और प्रसंस्करण को बाधित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर है वो किसको संदर्भित करता है, तो अवांछित संकेत जो संदेश संकेतों के संचरण और प्रसंस्करण को बाधित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोकार्डियोग्राम में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है जो आपके दिल की गतिशील तस्वीर प्रदान कर सकती है। अल्ट्रासोनिक जिसको पराश्रव्य तरंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, रेडियो तरंग। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग और चौथा, रक्तकरण। बताना है इकोकार्डियोग्राम में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है जो आपके दिल की गतिशील तस्वीर प्रदान कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका अल्ट्रासोनिक जिसको पराश्रव्य तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति आपका 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक तरंग अर्थात पराश्रव्य तरंग का प्रयोग चिकित्सा, निदान में, समुद्री अनुप्रयोग में, इन सब में किया जाता है। ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग वर्षा को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, उच्च सटीक शल्य चिकित्सा के लिए चिकित्सा उद्योग में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, ध्वनि तरंगों का उपयोग अस्पतालों में निकायों के आंतरिक भाग के क्रम विक्षण के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। देखा जाए तो आपका तीनों कथन सही है। निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग वर्षा को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है, सही है। दूसरा, उच्च सटीक शल्य चिकित्सा के लिए चिकित्सा उद्योग में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, ध्वनि तरंगों का उपयोग अस्पतालों में निकायों के आंतरिक भाग के क्रम विक्षण के लिए किया जा सकता है। तीनों कथन आपका सही है, इसलिए इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? पहला, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार को खोजने के लिए। मैंने बोला था ना, चमगादड़ तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है। जहाज द्वारा समुद्र तल की गहराई का पता लगाने के लिए, इसके लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। तो ये आपका दोनों तो सही है। किसके लिए नहीं किया जाता है बोला जा रहा है। तीसरा, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए भी आपका किया जाता है। चौथा, आकाश में विमान का पता लगाने के लिए। चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो आकाश में विमान का पता लगाने के लिए आपका अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता। अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इन तीनों में पराश्रव्य तरंग अर्थात अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। बाकी चौथा बोल रहा है कि आकाश में विमान का पता लगाने के लिए आपका अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है, तो जो कि आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दोलनदर्शी एक उपकरण है जो हमें किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखने की अनुमति देता है? दृश्यमान प्रकाश, एक्स किरणें, ध्वनि, आपका गामा किरणें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ध्वनि हो जाएगा। एक दोलनदर्शी एक उपकरण है जो हमें ध्वनि के द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखने की अनुमति देता है। ठीक है। दोलनदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखने की अनुमति प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सोनिक बूम, संक्रमण तरंगे, पराध्वनियाँ या अनुप्रस्थ तरंगे। तो सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे आपका इसको सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सोनिक बूम। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव उत्पन्न करते हैं, जिसे सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है। यह गड़गड़ाहट जैसी प्रकार की ध्वनि है, जैसे गड़गड़ाहट होता है ना, उसी प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सोनिक बूम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोई विद्यार्थी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करनी चाहिए? ध्वनि के आयाम की, ध्वनि की आवृत्ति की, ध्वनि की चाल की या ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की। बताना है आपको। कोई विद्यार्थी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि के आयाम की। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन, ध्वनि के आयाम की। आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज होती है। ठीक है। आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आवृत्ति का अर्थ होता है ध्वनि के कंपन की दर। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो आपका ध्वनि के कंपन की दर को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन था, पूछा गया था, कोई विद्यार्थी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करनी चाहिए? तो ध्वनि के आयाम की। आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज होती है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? निर्वात में, गैस में, द्रव में या ठोस में। इसका सही आंसर आपका ठोस हो जाएगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिस माध्यम से में वह यात्रा करती है। अगर बात करें गैस, द्रव और ठोस की, तो ध्वनि की जो सर्वाधिक जो गति है या चाल है वो किस में होती है? ठोस में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब रिंगटोन की आवृत्ति क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या ज्ञात नहीं किया जा सकता? बताना है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता को बढ़ाते हो तब रिंगटोन की आवृत्ति क्या रहता है? आपका समान रहता है। जैसे जैसे मोबाइल रिंगटोन की प्रबलता बढ़ती है, रिंगटोन की आवृत्ति क्या होती है? आपका समान होती है, समान रहती है। ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन किसको उत्पन्न करते हैं? क्षीण ध्वनि को, तीक्ष्ण ध्वनि को या उच्च ध्वनि को या कर्कश ध्वनि को? सीधी सी बात है, बड़े आयाम वाले जो ध्वनि कंपन है वो आपका उच्च ध्वनि को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? उच्च ध्वनि को उत्पन्न करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ध्वनि कंपन के बड़े आयाम एक तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। चलो अब जो दिया है उसको लिखते हैं। आवृत्ति क्या दिया है? देखो जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं। आवृत्ति का वैल्यू कितना दिया है आपका? 50 हर्ट्ज। कितना दिया? 50 हर्ट्ज, है ना। और क्या दिया इसका? तरंग दैर्ध्य क्या दिया जी आपका? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या दिया है आपका? 4 मीटर। कितना दिया गया आपका? 4 मीटर दिया गया है। और 3 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? 3 सेकंड में बताना है। समय भी दिया आपका, समय बराबर दिया है t = 3 सेकंड। अब बताना है ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। आपका ध्वनि तरंग का वेग = क्या होता है? आपका आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा? आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ये फार्मूला होता है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति का वैल्यू दिया है 50 और तरंग दैर्ध्य का वैल्यू दिया है 4, तो क्या हो जाएगा? वेग = कितना हो जाएगा आपका? 5 × 20 तो 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।
तो ध्वनि तरंग द्वारा 3 सेकंड में लगा समय कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 सेकंड में कितना लगेगा, तो 200 गुना आपका 3 हो जाएगा, तो 200 तिया आपका 600 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका 600 मीटर। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा आपका 200 गुना 3, तो 2 तिया आपका 600 मीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, जो डाटा दिया उसको लिखना है और फार्मूला में पुट बस करना है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तब उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं, श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है आपका, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अश्रव्य, ठीक है। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो अब उसे आपका अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में होता है। अगर मैं बात करता हूँ श्रव्य ध्वनि का, तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और अगर मैं बात करता हूँ पराश्रव्य ध्वनि की, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। शून्य से आपका देखो, अगर आपसे पूछेगा अश्रव्य तो आपको बताना है आपका 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच, और श्रव्य बोलेगा तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और आपका पराश्रव्य बोलेगा तो 20,000 हर्ट्ज से आपका अधिक हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तब उसे कौन से ध्वनि कहेंगे, तो अश्रव्य ध्वनि उसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग के 2 अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंग के 2 अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जब का तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य को एक तरंग रूप के चक्र के रूप में समान बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की स्वर मान निम्न में से संबंधित है, आवृत्ति, तीव्रता, आयाम या प्रबलता बताना है जी। ध्वनि की जो स्वर मान है वो आपका किससे संबंधित है, आवृत्ति से, तीव्रता से, या आयाम से, या प्रबलता से। इसका सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। ध्वनि की जो स्वर मान है वो किससे संबंधित है, आवृत्ति से संबंधित है, या आपका तीव्रता से संबंधित है, या आपका आयाम से संबंधित है, या आपका प्रबलता से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति से, ठीक है। इसका सही आंसर आपका आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति 1 सेकंड में एक बूंदी से गुजरने वाले संपीड़न या विलयनों की संख्या है। स्वर मान तरंग की आवृत्ति से निर्धारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्वर मान होता है वो तरंग की आवृत्ति से निर्धारित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, ध्वनि तरंगों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ध्वनि तरंगे प्रकृति में अनुदैर्ध्य होती है। दूसरा, आसुत जल में ध्वनि की गति समुद्र जल में ध्वनि की गति से अधिक होती है। कौन से कथन सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर केवल पहला हो जाएगा। ध्वनि तरंगे प्रकृति में अनुदैर्ध्य होती है, जबकि जो आपका प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। बाकी दूसरा गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आसुत जल में ध्वनि की गति समुद्र जल में ध्वनि की गति से अधिक होती है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। कौन से सही है, आपका केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, ध्वनि की आवृत्ति। तो आपका ध्वनि की जो आवृत्ति है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और ध्वनि की तीव्रता की इकाई को आपका डेसिबल से मापते हैं। या बोल देगा, आपसे पूछेगा ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो आपको बताना है डेसिबल हो जाएगा। लेकिन आपका हर्ट्ज किस में मापते हैं, तो ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि का उत्पादन किसके कारण होता है। ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के ध्रुवन, ध्वनि के अपवर्तन, या ध्वनि के विवर्तन। प्रतिध्वनि का उत्पादन किसके कारण होता है, तो ध्वनि के परावर्तन के द्वारा, ठीक है। ऊंची मीनार या पहाड़ों से परावर्तित होने के बाद प्राप्त होने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि का उत्पादन किसके कारण होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है, आपको याद रखना है। मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ध्वनिक तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, या नॉन ऑफ द अबो बताना है। मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कुछ जीव जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी आपका पराश्रव्य तरंगे को या पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुत्ते हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, चमगादड़, ये सब पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं जी। और पराश्रव्य तरंग या आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग है, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, न तो अनुदैर्ध्य और न ही अनुप्रस्थ, और चौथा केवल अनुदैर्ध्य। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। इसका सही आंसर आपका केवल अनुदैर्ध्य हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जबकि प्रकाश तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रत्यास्थ माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग जो श्रव्य संवेदना पैदा करता है उसे ध्वनि तरंग कहा जाता है, और जो ध्वनि तरंगे होते हैं ना हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये आपको याद
रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी एल है तो तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? यदि दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी आपका एल है, ठीक है, तो आपका उसका तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एल। देखो क्या क्या दिया गया है, दो क्रमिक पर्वतों के चोटियों के बीच की दूरी आपका एल दिया गया है, ठीक है, और तरंगों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो तरंगों की कुल संख्या आपका 2 हो जाएगा। याद रखना एन का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच बोला है ना, तो एन इक्वल टू 2 हो जाएगा और दूरी का वैल्यू दिया है आपका एल दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 2l/n होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 2l/n का वैल्यू आपको दिया है 2, तो 2 खत्म हो गया। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा। तो यदि दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी एल है तो तरंग दैर्ध्य एल द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अभी मैंने बताया था, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए प्रकाश क्या है आपका? अनुप्रस्थ तरंग है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखते हैं। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तरंग, एक्सरे, ध्वनिक तरंग या चुंबकीय तरंग बताना है। MRI मशीन में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपका चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है। MRI स्कैनर शरीर में अंगों की ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़े हाल में निर्मित ध्वनि बार बार परावर्तित होने के कारण बनी रहती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? अनुरण या विक्षेपण या अपवर्तन या विवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े हाल में निर्मित ध्वनि बार बार परावर्तित होने के कारण बनी रहती है, इस घटना को अनुरणन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मानवीय श्रवण शक्ति के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों की सीमा क्या होती है? तो आपको पता चल गया होगा 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। मानवीय श्रवण शक्ति के लिए जो आपका ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य निम्नलिखित में से किस विशेषता पर निर्भर करता है? चाल पर, आयाम पर, प्रबलता पर या आवृत्ति पर? इसका सही आंसर हो जाएगा किसी ध्वनि तरंग का जो तारतम्य है वो किस विशेषता पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के कौन से नियम का उपयोग ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए किया जाता है? शून्यवां नियम, पहलवां नियम, दूसरा नियम है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है ना जी, उसी का उपयोग ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को समझने के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर आपका किसको ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, जिसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा 2nd ऑप्शन हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होगी? यदि स्रोत का तापमान बढ़ेगा तो कार्नोट इंजन की दक्षता भी क्या हो जाएगी? आपका बढ़ जाएगी, ठीक है। कार्नोट चक्र पर काम करने वाले सैद्धांतिक इंजन को कार्नोट इंजन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्नोट इंजन की दक्षता बढ़ जाती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस ऊष्मागतिकी प्रक्रम में निकाय और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है? समदाबी, सम आयतनिक और आपका स्थिरोष्म या समतापीय? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थिरोष्म हो जाएगा। स्थिरोष्म प्रक्रम में किसी प्रकार की ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? ऊष्मागतिकी में क्या एक अवस्था चर नहीं है? घनत्व, आंतरिक ऊर्जा, तापीय धारिता या ऊष्मा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं बात करता हूँ आपका घनत्व का, आंतरिक ऊर्जा का और तापीय धारिता का, ठीक है, ये सब आपका ऊष्मा अवस्था चर के उदाहरण है। ये सब तीनों आपका क्या है? आपका ऊष्मा अवस्था चर के उदाहरण है। जबकि जो आपका जो ऊष्मा है ये आपका, एक सेकंड, ऊष्मागतिकी में क्या एक अवस्था चर नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ऊष्मा हो जाएगा। जबकि घनत्व, आंतरिक ऊर्जा और जो तापीय धारिता है ना, ये आपका अवस्था चर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊष्मागतिकी में क्या एक अवस्था चर नहीं है? तो ऊष्मा अवस्था चर नहीं है। बाकी घनत्व, आंतरिक ऊर्जा और तापीय धारिता आपका अवस्था चर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। समतापी स्थितियों में एक आदर्श गैस को दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तापमान में वृद्धि के लिए, बाहरी कार्य करने के लिए, तापमान में वृद्धि और बाहरी कार्य करने के लिए, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बाहरी कार्य करने के लिए, ठीक है। समतापी स्थितियों में एक आदर्श गैस को दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग बाहरी कार्य करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स के नियम
में किस चर को नियत रखा जाता है? तापमान को, आयतन को, ऊष्मा को या दाब को? तो चार्ल्स के नियम में आपका दाब को नियत रखा जाता है। किसको? दाब को नियत रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सी स्पीड चलूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन बचे और मैं मार रहा हूँ आज का थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को बहुत टफ लग रहा होगा। कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है? देखो फार्मूला है, पहला है 1 प्लस सिंक का तापमान बटा स्रोत का तापमान, दूसरा 1 माइनस सिंक का तापमान बटा स्रोत का तापमान, तीसरा 1 माइनस स्रोत का तापमान बटा सिंक का तापमान, चौथा 1 प्लस स्रोत का तापमान बटा सिंक का तापमान। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 माइनस सिंक का तापमान बटा स्रोत का तापमान। ठीक है, 1 माइनस सिंक का तापमान बटा स्रोत का तापमान, ये कार्नोट इंजन की दक्षता का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? ताप को, तापमान को, एंट्रॉपी को या प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका एंट्रॉपी को। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो आपका एंट्रॉपी को, एंट्रॉपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। एक तापमापी निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? स्थिर साम्य के सिद्धांत पर, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि सिद्धांत पर, ऊष्मागतिकी के पहले सिद्धांत पर या ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत पर? एक तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के शून्य कोटि सिद्धांत पर। ठीक है, जो तापमापी होता है वो ऊष्मा के शून्य कोटि सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकी प्रणालियाँ एक तीसरी प्रणाली के साथ तापी साम्य में है तो वे एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे? आपका तापी साम्य में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह प्रणाली जिसमें पर्यावरण के साथ पदार्थ, ऊर्जा या कार्य का कोई आदान प्रदान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? क्षणिक तंत्र, विवृत तंत्र, रुद्धोष्म तंत्र या पृथक्कृत तंत्र? बताना है। वह प्रणाली जिसमें पर्यावरण के साथ पदार्थ, ऊर्जा या कार्य का कोई आदान प्रदान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका पृथक्कृत तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पृथक्कृत तंत्र बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब फटाफट में आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चनों को देखते हैं। ऊष्मा इंजन की दक्षता की परिभाषा क्या है? परिणामी कार्य इनपुट बटा कुल ऊष्मा उत्पादन, दूसरा कुल ऊष्मा उत्पादन बटा परिणामी कार्य इनपुट ऊष्मा, तीसरा परिणामी कार्य आउटपुट बटा कुल ऊष्मा इनपुट, चौथा कुल ऊष्मा इनपुट बटा परिणामी कार्य आउटपुट। ऊष्मा इंजन की दक्षता की परिभाषा क्या हो जाएगा? परिणामी कार्य आउटपुट बटा कुल ऊष्मा इनपुट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कौन से निकाय में पदार्थ का कोई आदान प्रदान नहीं होता है लेकिन निकाय और आसपास के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है? विलगित निकाय में, संवृत्त निकाय में, रुद्धोष्म निकाय में या खुला निकाय में? कौन से निकाय में पदार्थ का कोई आदान प्रदान नहीं होता है लेकिन निकाय और आसपास के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवृत्त निकाय में। किस में आपको जी? संवृत्त निकाय में, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रक्रम या सम आयतनिक प्रक्रम? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है, ध्यान रखना है। इस प्रक्रम में तंत्र और परिवेश के बीच ऊष्मा का विनिमय बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में सही है? पहला, ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम जलाशय से ऊष्मा का अवशोषण और ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित हो, ये तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो, ये भी आपका सही है। इसलिए इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में सही है बोला गया? तो दोनों कथन क्या आपका सही है, याद रखेंगे जी। आगे बढ़ते हैं। नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है क्योंकि नियत आयतन पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। दूसरा, नियत दाब पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। तीसरा, नियत दाब पर आणविक संघटन बढ़ता है। और चौथा, नियत दाब पर अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नियत दाब पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नियत दाब पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। ठीक है, नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है क्योंकि नियत दाब पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली थर्मल साम्यावस्था का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है, देखो, समान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में है, उनके बीच ऊष्मा स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकती है लेकिन कोई ऊष्मा हस्तांतरण नहीं हो रहा है। दूसरा, पास की भट्टी के कारण एक वस्तु गर्म हो रही है। तीसरा, एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु को एक दूसरे के बगल में रखा जाता है। और चौथा है आपका, एक समान तापमान की दो वस्तुओं के बीच एक अभेद्य ऊष्मा अवरोधक होता है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली थर्मल साम्यावस्था का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? समान तापमान की जो दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के संपर्क में है और उसके बीच ऊष्मा स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकती है लेकिन कोई ऊष्मा हस्तांतरण नहीं हो रहा है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा,
जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो आपका समान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, उनके बीच ऊष्मा स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकती है, लेकिन कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत केतली में पानी किसके द्वारा गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण या इसके अणुओं की गति। तो अगर मैं विद्युत केतली की बात करूं तो विद्युत केतली में जो पानी है वो आपका संवहन के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन के द्वारा गर्म होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि 418 ओम प्रतिरोध के एक तार से 1 मिनट के लिए 0.3, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है जी, है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मिस्टेक है थोड़ा सा उसमें डाटा में। तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? देखो क्या बोला जा रहा है, तापमान में परिवर्तन के लिए एक पदार्थ से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आपका गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आपका गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जल तुल्यांक की सही एसआई इकाई क्या है? जल तुल्यांक की सही एसआई इकाई क्या है? लीटर, पाउंड, मीटर या किलोग्राम। तो जल तुल्यांक की सही एसआई इकाई क्या हो जाएगा? आपका किलोग्राम हो जाएगा, ये आपको याद रखने पूछा गया प्रश्न है। कुछ प्रश्न और है, चलिए। गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा? गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। तापमान, आयतन, दाब या तापमान, आयतन और दाब। इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका तापमान। तो गुप्त ऊष्मा है वो आपका स्थिर तापमान पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान के बराबर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वाट मीटर, ऊर्जा मीटर, अमीटर या कैलोरी मीटर। सभी को पता होगा ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग अर्धचालक का ताप बढ़ाते जाते हैं उसकी प्रतिरोधकता आपको घटती जाती है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? ठोस की प्रकृति के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा, कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है या बढ़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर ठोस है वो पिघलता है तो पिघलने के दौरान इसका तापमान है वो परिवर्तित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का थोड़ा क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस थे, आप लोग को समझ में भी आया होगा, थोड़ा टफ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं जी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख के जाइएगा, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।